1989 जापान की एक लड़की जो कि सिर्फ 17 साल की है, उसके साथ इतना बुरा टॉर्चर और उसके साथ 500 से ज़्यादा बार रेप हुआ। जापान आज टेक्नोलॉजी, कल्चर और इनोवेशन में काफ़ी आगे है, लेकिन इसका एक डार्क पास्ट भी है जिसमें वॉर टाइम्स क्राइम और बुरी घटनाएं शामिल हैं। ये कहानी है जापान में रहने वाली जंको फुरुता की, एक 17 साल की लड़की जिसकी ज़िंदगी एक दिन अचानक से ख़त्म हो गई। जंको की ज़िंदगी बहुत ही नॉर्मल थी, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थी, एक नॉर्मल जैसे एक लड़की की होती है, स्कूल्स, फ्रेंड्स, फैमिली के साथ मस्ती करना। पर साल 1978 में 1988 में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ जापान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। इस घटना ने इंसानियत के सबसे भयानक पहलू को दिखाया और आज भी इस दर्दनाक केस को कोई भूल नहीं पाया है। 17 साल की जंको फुरुता याशियो मिनामी हाई स्कूल में पढ़ती थी। वो अपने स्कूल में काफ़ी फेमस थी और उसके काइंड और फ्रेंडली नेचर की वजह से काफ़ी लोग उसको पसंद करते थे। जंको दिखने में भी काफ़ी अच्छी थी, तो अपने लुक्स के वजह से वो अपने स्कूल में काफ़ी फेमस थी और काफ़ी लड़के उसको पसंद करते थे और उनमें से एक था हिरोशी मियानो। 17 साल की जंको पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। एक प्लास्टिक मोल्डिंग कंपनी थी जहाँ पे वो जॉब करती। हिरोशी एक बहुत ही डेंजरस गैंग का मेंबर भी था और उस गैंग का नाम था याकुजा और वो पहले से ही कुछ छोटे मोटे क्राइम में इन्वॉल्व था। उसने जंको को प्रपोज किया एक दिन, पर जंको ने बहुत ही पोलाइटली उसको मना कर दिया। हिरोशी ये सह नहीं पाया और उसने जंको से बदला लेने का फैसला कर लिया। नवंबर 25, 1988 जब उस दिन जंको अपने पार्ट टाइम जॉब से घर को वापस आ रही थी तो एक लड़का बाइक में आया और जंको अपने बाईसाइकिल में थी और उस लड़के ने लात मार के उसकी बाईसाइकिल नीचे गिरा दी। वो लड़का और कोई नहीं, हिरोशी का दोस्त ही था और उसका नाम था शिंजी मिनाटो। उसने ये सब हिरोशी के कहने पे ही किया था और एज प्लान्ड वो लड़का वहाँ से भाग जाता है और उसके बाद हिरोशी जंको के पास आता है और उसकी मदद कर। उसने जंको को उठाया और उसको बोला कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और जंको जैसे कि उसको पहले से जानती थी तो उसने मना नहीं, पर सैडली जंको की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। हिरोशी उसको घर ले जाने के बजाय एक सुनसान सी जगह पे लेके गया और वो जगह एकदम खाली थी, एक वेयर हाउस टाइप का था वहाँ पे। और वहाँ पे ले जाके उसने जंको को धमकाया और बोला कि अगर तूने हल्ला किया या कुछ भी आवाज़ की तो मैं तुझे भी मार दूंगा और तेरी पूरी फैमिली को भी मार दूंगा। जैसे कि जंको को पता था कि हिरोशी का एक बहुत ही खतरनाक गैंग के साथ कनेक्शन है तो वो चुप रही। और फिर हिरोशी ने अपने 4 दोस्तों को बुलाया, शिंजी मिनाटो, यासुशी वटानबे, जो उगुरा, और ये सारे लड़के मिलकर जंको को शिंजी के घर लेकर चले गए। किडनैपिंग के 2 दिन बाद ही जंको की फैमिली पुलिस के पास गई और उन्होंने पुलिस में उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखा दी। तो जब हिरोशी और उसके बाकी दोस्तों को ये रिपोर्ट के बारे में पता चला कि पुलिस कंप्लेन हो गई है ये सब, तो उन्होंने जंको से कॉल करवाया अपने घर पे और ये बोलने को बोला कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ और मैं अपने दोस्तों के साथ गई हूँ। अगले 44 दिन तक जंको ने जो दर्द सहा है, मतलब ये पूरे इंसानियत को ही शर्मिंदा कर देता है। इन लड़कों ने जंको को बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, उसको भूखा रखा गया। मतलब ये टॉर्चर पूरा 44 डेज़ तक चला। और यही नहीं, उसका मतलब अलग अलग लड़कों ने 500 से ज़्यादा बार रेप किया। जंको ने बहुत बार भागने की कोशिश भी की पर वो हर बार पकड़ी जाती थी और हर बार मतलब जो पहले टॉर्चर वो लोग करते थे उससे भी ज़्यादा बुरी तरीके से उसको टॉर्चर किया जाता था। उन लड़कों ने उसको पंचिंग बैग की तरह उल्टा लटका कर उसको पंच मारे। उनका टॉर्चर बढ़ता ही जा रहा था। उन्होंने उसके जेनिटल्स में, उसके प्राइवेट पार्ट्स में बॉटल्स, सीजर्स और तो और गरम बल्ब तक डाल दिया। इन दरिंदों ने 17 साल की लड़की के साथ जितनी भी दर्दनाक हरकतें हो सकती थी उन सब की हदें पार कर दी थी। इसी दौरान उसने काफ़ी लोगों से अपनी जान की भीख मांगी। काफ़ी लोग, मतलब जो वो 4 लड़के थे उनसे भी काफ़ी बार उसने जाने को, छोड़ने को बोला और बाकी जितने लड़के आते थे उसका रेप करके जाते थे, उन्होंने उन सब से भी अपनी जान की भीख मांगी पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और तो और जो शिंजी के मतलब पिताजी थे, उसके पापा थे, उनको भी पता था यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। मतलब शिंजी ने उनको ये बताया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है और ये यहाँ पे रहेगी, पर कहीं ना कहीं मतलब वो उस रूम पे तो नहीं जाते थे पर उनको कुछ ना कुछ तो पता था कि यहाँ पे ये सब हो रहा है। पर जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये लोग एक बहुत ही खतरनाक गैंग से बिलोंग करते थे और जिस गैंग का नाम था याकुजा, तो उस गैंग की वजह से, उस डर की वजह से इसके पापा ने कुछ नहीं बोला। और ये शायद सबसे ज़्यादा दुख देने वाली बात है, उन लड़कों का टॉर्चर इतना गंदा होते जा रहा था कि उन्होंने उसके ब्रेस्ट भी काट दिए, उन्होंने
लाइटर लिया, उन्होंने लाइटर से उसके कुछ बॉडी पार्ट्स भी जलाना स्टार्ट कर दिया, उसके पैर के एरिया जलाने स्टार्ट कर दिए और तो और उन्होंने उसके जेनिटल्स को भी लाइटर से जलाया। उन्होंने जंको के ऊपर डंबल्स फेंक के उसके एब्डोमिन को क्रश कर दिया और तो और उन्होंने उसको उसका यूरिन पीने के लिए मजबूर किया, उसको कॉकरोचेस खिलाए। ये सारा टॉर्चर पूरे 44 डेज़ तक चला। जंको की हालत बहुत ख़राब होते जा रही थी, उसके पूरे शरीर में बहुत सारे घाव हो गए थे और घाव होने की वजह से इतने दिनों से ऐसे पड़े रहने की वजह से उसके शरीर से बहुत ज़्यादा गंदी बदबू भी आनी शुरू हो गई थी। आखिरकार जनवरी 4, 1989 को उन्होंने जंको के ऊपर लाइटर फ्लूइड डाला और उसकी बॉडी को जला दिया और ये सब करते हुए भी उन्होंने उसको बहुत टॉर्चर किया और ये पूरा टॉर्चर भी उसके साथ 2 घंटे तक चला और फिर वो मर गई। जंको तो अब मर चुकी थी और लड़कों को लगा कि अब उनका क्राइम सबके सामने आ जाएगा, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसकी बॉडी को एक ब्लैंकेट में रैप किया और उसी ब्लैंकेट को लेकर ही, मतलब उस बॉडी को उस ब्लैंकेट के साथ ही उन्होंने एक ट्रैवल बैग में डाल दिया। एक बड़ा सा ट्रैवल बैग था, उन्होंने उसमें डाल दिया और वो ट्रैवल बैग में डालने के बाद उन्होंने उसको एक मेटल के ड्रम में डाला और उस मेटल के ड्रम में उन्होंने पूरा कंक्रीट भर दिया। फिर रात के 8 बजे के आसपास वो लोग उस ड्रम को कहीं एक खाली सी जगह पे लेके जाते हैं और उस ड्रम को वहीं पर ही डंप कर देते हैं और इसी तरह उन्होंने इस घिनौने काम को, जो उन्होंने 44 डेज़ तक उस लड़की को टॉर्चर किया था, इतने घिनौने अपने क्राइम को अंजाम दिया। जनवरी 23, 1989 को हिरोशी मियानो और जो ओगरा को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, पर जंको के केस के लिए नहीं। उन्होंने दिसंबर में, जब जंको को उन्होंने अपने पास रखा हुआ था, जब उसके साथ भी वो टॉर्चर कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने एक और लड़की जो कि 19 साल की थी, उस लड़की को किडनैप किया था और उसका रेप किया था। जब पुलिस हिरोशी से इस मर्डर केस के बारे में पूछताछ कर रही थी, उसी दौरान उन्होंने उससे एक पुराने मर्डर केस के बारे में भी पूछा, तो हिरोशी को लगा कि क्या पता वो जंको के मर्डर केस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसने डर के पुलिस को सब कुछ बता दिया। पर पुलिस उस बारे में पूछ ही नहीं रही थी, पुलिस तो किसी और मर्डर केस के बारे में पूछ रही थी और वहाँ पे जंको का केस निकल के आ गया। इस तरह जंको का मर्डर केस पुलिस के सामने आया और फिर पुलिस ने उन चारों को अरेस्ट कर लिया। उन लड़कों ने अपनी गलती कोर्ट के सामने भी एक्सेप्ट कर ली, पर उनको क्या सज़ा मिली? हिरोशी मियानो, जो इस पूरे केस का मास्टरमाइंड था, जिसने ये सारा प्लान किया था, किडनैपिंग करवाई थी और इतना टॉर्चर उसको दिया था, उसको माइनर बोला गया, उसको माइनर डिक्लेयर करके उसको सिर्फ 17 साल की जेल दी गई और 17 साल की जेल को उन्होंने बाद में थोड़ा बढ़ा के उसको 20 साल कर दिया था। पर मुझे नहीं लगता कि मतलब इतने गंदे घिनौने काम के लिए ये 20 साल की सज़ा काफ़ी थी। और जापान में जो सबसे ज़्यादा मतलब मैक्सिमम सज़ा जो एक माइनर को दी जा सकती है वो 20 साल ही है, तो उसको 20 साल की सज़ा सुनाई गई। शिंजी मिनाटो को 5 से 9 साल की जेल हुई और शिंजी के घर वालों को भी सब कुछ पता था। जैसे कि मैंने आपको बताया, उसके पापा को सब कुछ पता था कि 44 डेज़ तक वहाँ पे क्या हो रहा है, पर फिर भी उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। याशुशी वातानाबे को 5 से 7 साल की जेल हुई और जो ओगरा को 8 साल की जेल हुई। जंको की पूरी फैमिली को और उसके रिलेटिव्स और उसके जितने भी फ्रेंड्स थे और जंको की सपोर्ट में जितने भी लोग वहाँ पे आए थे, या पूरे मतलब उनके देश में जितने भी लोग उसके क्राइम को लेकर इतना ज़्यादा अपसेट थे, वो सब लोग ये सोच रहे थे कि जो क्राइम हुआ है, जो उन लड़कों ने किया है, इतना घिनौना, इतना दर्दनाक, जो कि मतलब सोचा भी नहीं जा सकता, उस क्राइम के लिए उनको मतलब लाइफ टाइम जेल तो पक्का होगी। पर नहीं, यहाँ पे जस्टिस नहीं मिला। उन लड़कों को माइनर डिक्लेयर कर दिया और जितनी सज़ा वो मतलब एक माइनर को दे सकते हैं, उनको उतनी सज़ा दी, कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। मुझे नहीं लगता, और मेरे साथ किसी को भी, जिनको भी ये मतलब केस के बारे में पता है या उस टाइम पे पता था, कोई भी इस चीज़ से खुश नहीं था। जंको फुरुता का ये केस सिर्फ एक लड़की की दुखद कहानी को नहीं दिखाता है, बल्कि ये सवाल खड़ा करता है कि जस्टिस सिस्टम कैसे काम करता है, खासकर जब अपराधी माइनर हो। हो गई 1989, 1990 की बात, पर दुनिया में आज भी कितने सारे लाखों रेप हो रहे हैं, लाखों क्राइम हो रहे हैं। आप इंडिया को ही ले लीजिए, हर आए दिन कोई ना कोई रेप की खबरें आती है और जब तक हमारे देश में एक स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनेगा, ये खबरें आती रहेंगी। जंको का फ्यूनरल 2 अप्रैल 1989 को हुआ और ये एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टाइम था, मतलब बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था सबके लिए। जितने लोग वहाँ पे थे, हर किसी के आंखों में आंसू था। और उसकी एक फ्रेंड थी, स्कूल फ्रेंड है, उसने एक हार्टफेल्ट मेमोरियल भी उसके लिए लिखा था। 苦しかったでしょうね。何も知らずに生活した自分に腹が立っています。
いつもおおらかで明るい純ちゃん、文化祭の時一生忘れないでしょう。私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように、社会人1年生の私たちも努力します。